नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी किस तरीके से अहीरवाल के जो बड़े राजनीतिक लोग हैं उनके पुत्र पुत्री का क्या राजनीति भविष्य है, उसी को लेकर के एक चर्चा की थी। और उसमें एडवोकेट नरेश चौहान जी ने कई सारी बातें रखी थी सांसद राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव को लेकर के। और आज उसी पे एक बार फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने एक मीडिया संस्थान को अपना इंटरव्यू दिया है, उससे कई सारी बातों का खुलासा किया है, उसी पे चर्चा करेंगे। साथ के अंदर है हमारे साथ विनय यादव जी, जो पूर्व पार्षद है। चौहान साहब, आपने सवाल खड़ा किया था आरती राव को लेकर के, अब तो राव इंद्रजीत सिंह का जवाब भी आ गया है कि उन्होंने 2 बार टिकट मांगी भाजपा से, 14 में भी 19 में भी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। क्या लगता है 24 में कामयाब हो पाएंगे? मोहनलाल जी, हमने देखो अपने पहले विश्लेषण में भी यही बात कही थी कि ये दुर्भाग्य है इस इलाके का और विशेष रूप से रामपुरा हाउस का कि आज उन्हें अपने वजूद के लिए जूझना पड़ रहा है, उन्हें टिकट मांगनी पड़ रही है और उनके मांगने पर टिकट नहीं दी जा रही है। मतलब तो ये एक किस्म से रामपुरा हाउस से भी बढ़कर मैं समझता हूं कि अहीरवाल पूरे क्षेत्र की एक किस्म से गैरत को ललकार रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी। क्योंकि ये इलाका हमेशा से ही, जहां हम 1857 की बात करें, स्वाधीनता संग्राम की बात करें, या फिर जब ये लोकशाही 1947 के बाद आ रही है तो 1947-48 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 65 का, 71 का, कारगिल, और अब भी जितने ऑपरेशन इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिस्ट अटैक, ये सैनिकों की खान का इलाका है। तो यहां का जय जवान जय किसान, मतलब ये जो कहावत है, ये चरितार्थ इस इलाके पर ही होती है, क्योंकि यहां बड़ी मेहनत मशक्कत से, नहरी पानी नहीं है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है अपने पेट पालने के लिए और एक अन्नदाता के रूप में देश प्रदेश का अन्न भंडारण भरने के लिए। और यहां मोटा खाना, आज 2023 पूरे विश्व में मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, वो हमारे इस इलाके का, अहीरवाल का खान पान है। उससे हमारे नौजवान हष्ट पुष्ट होते हैं और सेना में भर्ती होते हैं और अपना वहां पराक्रम दिखाते हैं। तो ये जो राव इंद्रजीत सिंह ने बात स्वीकार की है कि आरती के लिए मैंने, बेटी के लिए टिकट मांगी और वो नहीं, आपने एक और बात जो हमने अपने विश्लेषण में कही थी कि विजन क्लियर नहीं है ना राव इंद्रजीत सिंह का और ना आरती राव का। जब राव इंद्रजीत सिंह का विजन क्लियर नहीं तो वो तो बेटी है, तो उसका तो पिता की छाया में राजनीति कर रही है, उसका विजन कैसे क्लियर होगा? अगर इंडिपेंडेंट भी 2014 में या 19 में वो लड़ जाती तो शायद कामयाब हो जाती। और मोहनलाल जी, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं कि अब आरती राव बीजेपी की भी टिकट ले ले और कांग्रेस की भी टिकट ले ले, कोई गारंटी नहीं है जीत की। नहीं, रेवाड़ी से नहीं है या कहीं सब जगह से नहीं है? कहीं से भी ले ले, जब ये मांगने ही लग गए हैं तो जब हम बार बार कह रहे हैं कि टिकटों के सहारे मत रहो, अगर राजनीति करनी है, इंसाफ की बात करनी है, इलाके की बात करनी है, न्याय की बात करनी है, तो निर्दलीय लड़ो या अपने इंसाफ मंच की पार्टी बनो। लेकिन एक सवाल है, आपने पूरा जो मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया है, पूरा आप लोगों ने देखा होगा कि वहां कहें राव तुलाराम से लेकर के आज की राजनीति तक की पूरा खुलासा, करीब 1.5 घंटे मीडिया से राव इंद्रजीत सिंह ने बात की है, तमाम खुलासे भी किए हैं कि कैसे कांग्रेस से नाराजगी हुई, किस तरीके से बीजेपी में। क्या लगता है तमाम चीजें 2024 को लेकर के तैयारियां हो रही है? क्योंकि 2019 में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ था विधानसभा में और यहाँ सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाई, उसके बाद भाजपाइयों में नाराजगी हुई और सुनील मूसेपुर को भी हारना पड़ा। क्या लगता है 2024 की तमाम चीजें हैं या राव इंद्रजीत को विकल्प ढूंढ रहे हैं? देखो,
आपने वो 2-4 महीने पहले का ही है जब सांसदों की ड्यूटी लगाई बीजेपी ने, और सांसद के हलकों में वो शायद रैली गुड़गांव में या पटौदी में कहां हुई थी, उस पर भी हमने विश्लेषण किया था। और उस विश्लेषण में हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, और आज के समय उनसे सीनियर अहीरवाल में ही नहीं, शायद हरियाणा में कोई राजनेता, मतलब 2024 में उनकी 47 साल की राजनीति पूरी होने जा रही है, जो किसी राजनेता की नहीं है। तो ये इतने श्रूड हैं कि ये अपने पत्ते जल्दी से नहीं खोलेंगे। आज जो वो इंटरव्यू में कल उन्होंने कहा है कि भाई मेरे साथ इस तरह दुबात हुई हुड्डा साहब ने या कांग्रेस में या वो, लेकिन इनको एक कोई किसी उसकी चेयरमैनी दे रखी थी, मतलब उस यूपीए सेकंड टेन्योर में इन्होंने लास्ट मोमेंट तक वो चेयरमैनी तक नहीं छोड़ी, और जब इन्हें लगा कि अब हमें चुनाव डिक्लेयर होने वाला या हो गया है, जब जाके इन्होंने वो पाड़ा बदला था। तो अब भी ये बिल्कुल संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, संभावनाएं ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है। तो लेकिन ये जब पाड़ा बदलेंगे उस टाइम इनके हिसाब से वो बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत देर भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि खड़े के खड़े रह जाएं प्लेटफार्म। नहीं, एक मेरा सवाल जो था ना सबसे बड़ा वो ही था, 2019 में कहा जा रहा था कि मोदी के सहारे राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं, फिर विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा में मूसेपुर को टिकट दिलाई, लेकिन यहां से कैप्टन का बेटा चुनाव जीत गया, तमाम यहां बड़े नेता आए। क्या लगता है 2024 में मोदी का ओरा कम हो रहा है, या फिर एक बार राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह इंटरव्यू में साफ तौर पे बता रहे हैं कि बीजेपी में भी दो धड़े हैं, एक धड़ा उनकी खिलाफत करता है, और तमाम मौकों पे आपने देखा होगा, चाहे सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में लेना हो, भूपेंद्र यादव को कमेटी में लेना हो, या फिर किस तरीके से घेराबंदी राव की गई है, उसको लेकर के लगातार जो कहीं ना कहीं कि राव को भी घेरने की तैयारी लगातार बीजेपी में की गई है। क्या लगता है, जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने अरविंद को लेकर के भी निशाना साधा कि सस्पेंड कर दिया, 6 साल के लिए करना था, 6 महीने बाद चेयरमैन दे दी, तो क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को जिता सकते हैं, या बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जो यहाँ अन्य हैं वो जिता सकते हैं? हमने 2 दिन पहले वाले में आपने विश्लेषण में जगदीश यादव का जिक्र किया। जगदीश यादव ने क्या कहा कि बीजेपी पार्टी यूज एंड थ्रो करती है, और ये इतिहास गवाह है। कर्नल राम सिंह ने पहली बार 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 1980 से 1996 तक कमल का फूल नहीं खिलवा पाए थे। कर्नल राम सिंह ने रातों रात पाड़ा बदल के पहली बार 1996 में डूंडा हेड़ा से लेके और नांगड़ चौधरी तक कमल का फूल हर बूथ पे खिलवाकर और बीजेपी का खाता खुलवाया था। लेकिन उसी कर्नल राम सिंह को इसी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स के माध्यम से उन्होंने अगले ही इलेक्शन में सुधा यादव को 99 में कैंडिडेट बनाकर अपने घर बैठा दिया। तो यूज एंड थ्रो के नाते अगर ये बहम हो राव इंद्रजीत सिंह के धड़ेबंदी, कोई धड़ेबंदी नहीं है, वहां तो संगठन पार्टी का, आरएसएस का जो एक कोर ग्रुप है उसी की चलती है, धड़ा तो कोई मतलब ही नहीं। राव इंद्रजीत को समझ आ गया, समझ आ जाना चाहिए कि आप कोई धड़ा नहीं हो, मतलब आप अपने मन में कह सकते हो कि ये हमने सीटें जितवाई हैं, आप अपना बहम निकाल के देख लो, वरना अभी मोदी का ही औरा चल रहा है। और मोदी का क्या, अब जैसे हम बार बार अपने विश्लेषण में कहते हैं मोहनलाल जी के ये जनरेशन फास्ट फूड जनरेशन है। 10 साल बर्दाश्त करना
न तो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में तीसरी बार कोई विधानसभा में रिपीट हुई है किसी की भी गवर्नमेंट, और ना ही हरियाणा की तरफ से सेंटर में लगातार इस तरह का कोई समर्थन दिया गया हो। तो ये बदलाव जो गुजरात मॉडल, गुजराती ना तो फौज में जाता ना कहीं और जाता। आप अब ये बीजेपी और सोशल मीडिया ये लोग एक दो पोस्ट डाल रहे हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री, इजराइल का प्रेसिडेंट जो है अपने बेटे को फौज में भेज रहा है। गुजरात के प्रधानमंत्री और उनका बेटे बेटी के तो बात छोड़ो, मतलब गुजराती ही नहीं जाता फौज में। लेकिन हां, गुजराती पैसा कमाना जानता है, गुजराती एक के चार बनाना जानता है, और वो मॉडल पिछले 9 साल से पूरे देश में, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, या कोई हीरा व्यापारी हो, कोई जौहरी हो, वो सारा खेल एक जगह पूल हो रहा है, जिसकी भनक अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और शायद 31 अक्टूबर 1 नवंबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो फंडिंग बॉन्ड है उसको टेकअप कर लिया है और उस पर कुछ फाइनल होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रांडिंग चल रही थी इस बिजनेस में कि भाई सारा पैसा पूल करके ये 2 आदमी 4 आदमी ही बांटेंगे, बाकी माल तो मोहनलाल बना रहा है, माल तो विनय बना रहा है, माल तो नरेश बना रहा है, लेकिन ठप्पे वहां लग रहे हैं। तो अब जिनका माल बन रहा था उन्हें भी शायद समझ में आ रहे हैं कि भाई ये बीच के दलाल, माल तो हमारा, इनका ठप्पा ना लगे तो भी बिकेगा मार्केट में, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम कोई चीज दे रहे हैं, तो हम इनका बोझ क्यों ले। और इनकी कोविड में भी 100%, 50% इनकी इनकम बढ़ी है और लोगों के शटर डाउन हुए हैं। तो वो चीज समझ में आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं अगर इनका गुरूर इनको समझ में आएगा और ये सही लाइन पकड़ेंगे तो बात दूसरी है, वरना हालात भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में ही नहीं, अहीरवाल में ही नहीं, पूरे देश में ही खतरे में जा रहे हैं। देश में ही खतरे में जा रहा है। विनय जी भी हमारे साथ है। विनय जी, ये 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं, क्या माना जाए 2024 का सेमीफाइनल है? इससे पता चल जाएगा मोदी का ओरा कितना कम है या बढ़ा है। किस तरीके से देखते हैं? क्या उसी का इंतजार राव इंद्रजीत कर रहे हैं या अभी पत्ते बाद में खोलेंगे? मोहन जी, 5 राज्यों के जो चुनाव है, सेमीफाइनल भी इनको कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्कर ही कर रहे हैं, जिनको भली भांति पता है कि इन 5 राज्यों में भी अधिकांश में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं आ रही है। अब वो कोई ना कोई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किसी ना किसी तरह से पार्टी से जोड़े रखना है, लोगों में सिंपैथी गेन कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि आगे अगर आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए तो इन 5 राज्यों में आपको कैसे भी करके चुनाव जिताने हैं। उसका एक ताजा उदाहरण आप अभी देखिए ना, राजस्थान हमारे से हरियाणा से लगते हुए स्टेट है, वहां के सिटिंग सांसदों को जब उन्होंने एमएलए की टिकट देके विधानसभा में उतार दिया है, तो ये एक डर, एक खौफ उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बसा हो, कैसे भी नंबर ऑफ गेम वो एक अचीव करें ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव है, उन चुनाव के अंदर वो अपना सत्ता में या स्टेट में काबिज हो और लोकसभा के चुनाव में उनको वहां बढ़त मिल सके। ये सच्चाई, ये हकीकत है, क्योंकि अब जो आम आदमी था वो लंबे समय से सोशल मीडिया के थ्रू जो इनके झूठ चल रहे थे, जो इनकी बयानबाजी थी, उनसे उगता गया है। और उसका खामियाजा खाली पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं, जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, सबको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप लगातार देखिए, आप हमें और चौहान साहब को तो कभी भी आप अपने चैनल पर इंटरव्यू बैठा सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि इन पिछले 9 सालों के अंदर, इन 9 सालों में से 8 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो कभी आपके यहाँ जवाब देने, किसी बात के लिए संवाद करने आ सकते हैं? उनमें हिम्मत नहीं है। वो डरते हैं कि जब उनसे कड़वे सवाल हो गए, उनसे 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मांगा जाएगा, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि यहां जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गए थे, जो भी नेता गए थे, वो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सांसद है, विधायक है, वो इसलिए गए थे, कांग्रेस का अब लग रहा था सरकार नहीं आ रही है, मोदी जी का ओरा चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो उन्होंने बिल्कुल सही समय पर निर्णय लेते हुए पाला बदल लिया और वहां वो जीते भी।
और अब उन्हें लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं अपने बयानबाजी के थ्रू, अपने चैनलों में इंटरव्यू के थ्रू, अपने वर्करों के थ्रू एक मैसेज लोगों में देना चाह रहे हैं कि हम भी अब इनसे उकता गए और हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो इसलिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें और हम दोबारा से फिर से सत्ता में रहेंगे। और आप लोग जो हमारे मार्फत काम करते थे, पैसे कमाते थे या ठेकेदारी करते थे या जो भी काम करते थे, आपकी दुकानदारी वैसी की वैसी चली रहेगी। इसलिए आप हमें छोड़कर दूसरी जगह मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपने एक बात रखी। मेरा एक सवाल है, पूरा इंटरव्यू आपने भी देखा होगा राव इंद्रजीत सिंह का, क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह को भी ये डर सता रहा है कि 2024 में जैसे अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सांसदों को उतारा जा रहा है, विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या राव इंद्रजीत सिंह को भी कोई खतरा नजर आ रहा है कि अगर आप पार्टी में रहे तो हो सकता है 2024 में आपको विधानसभा में उतार दिया जाए रेवाड़ी से ही, फिर उनकी बेटी का क्या होगा? देखिए जी, राजनीति हो चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी चीज हो, हर चाहता है अगर मेरे विरासत को मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो संभालें। व्यापार में भी यही चलन चलता है, राजनीति में भी यही चलन चलता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपका माइंड सेटअप कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को अपने उस संस्थान पे स्थापित करने के लिए। जिसके अंदर इस तरह का कैलिबर होगा, जो इस तरह के एंडेवर को के साथ लेते हुए काम करेगा, वो अपने स्थापित कर पाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो लोग हैं इलाके के, वो अब समझ गए हैं कि इतना लंबा कार्यकाल कांग्रेस में भी हमने सांसद साहब को दिया, बीजेपी में हमने इनको 10 साल दे दिए, उसके बावजूद भी ये इलाके की बात को नहीं उठा पाए। अपना अगर ये पार्टी के अंदर कहीं भी ये पैठ नहीं बना पा रहे हैं और इनकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों को भी लगने लगा है कि अब इनकी जो राजनीतिक पारी है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। सवाल ये था, हमने भी एक सवाल खड़ा किया था कि राव इंद्रजीत सिंह के सामने चुनौती है अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में स्थापित करना। क्या लगता है वो चुनौती बढ़ती चली जा रही है? मोहन जी, उसी बात पर आ रहा था मैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ के और जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने रिस्क लेते हुए अपने पुत्र या पुत्रियों को राजनीति में स्थापित कर दिया। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही, अब ये खुद पिछले चुनाव में लोकसभा की सीट छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर स्थापित करना होता तो अपनी जगह अपने बेटी को लोकसभा का चुनाव लड़वाते, उनको एस्टेब्लिश कर सकते थे। पर ये चाह रहे थे कि जो मेरी जो स्वार्थ सिद्धि है वो तो कंटिन्यूअस वैसी चलती रहे, उसके साथ साथ मैं उसके अंदर अपनी बेटी को स्थापित करूं, और जो पार्टी ने इनको नकार दिया। अब आप खुद इनका बयान देखिए कि मैंने दोनों विधानसभा चुनाव में टिकट मांगी। अब खुद ये जब बात कह रहे हैं टिकट मांगी और इनको टिकट नहीं मिली, तो मैं उन आदमियों की बात को इससे मैच कराना चाहूंगा जो लोग ये कहते हैं ना, अगर राव इंद्रजीत सिंह के कहने से टिकटें मिलती हैं, मंत्रालय मिलते हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब वो खुद महसूस कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मेरी बातों को तवज्जो ना दे तो मुझे टिकट, बात करके नहीं दी ना, लेकिन सुनील नहीं, परिवारवाद और कहीं नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल आप कह रहे हो सुनील जी को टिकट मिली, कापड़ीवास को अगर दोबारा टिकट मिलती, वो यहां से मंत्री बनते, अगर वो यहां मंत्री बनते तो राव इंद्रजीत के जहां वो बैठक होती थी, जो लोगों का आवागमन था वो कम हो जाता। तो उन्होंने सुनील को टिकट इसलिए दिलवाई होगी, आपकी बेटी को तो टिकट नहीं मिल रही, खुद की बेटी को, तो कापड़ीवास को टिकट ना मिले तो उन्होंने दबाव देते हुए कहा जी मेरी अगर टिकट काट रहे हो तो आप दूसरे जो और कैंडिडेट है उनको भी टिकट ना देके आप मेरे कहे अनुसार किसी और को टिकट दे। ये वो चाह रहे थे। ये आप राजेंद्र सिंह का देखिए, वो हर, आपने कभी देखा है कि उन्होंने एक कैंडिडेट की एक बार मदद की, दोबारा रिपीट उसकी वो मदद करते हैं कभी? आप पिछला इतिहास उठाकर देखिए, चाहे चेयरमैन के चुनाव हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, चाहे नगर परिषद के हैं, चाहे किसी भी चीज के हैं, वो रिपीट नहीं करना चाहते किसी को। वो कभी नहीं चाहते अब किसी का भी कद उस लेवल का मेरे पैरल आके बैठे, अब वो आदमी मेरे से सवाल जवाब कर सके, बात कर सके। अब सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने अपनी बेटी को स्थापित करना है चुनाव में, यकीनन है चुनौती, और ये चुनौती को भली भांति समझ रहे हैं। और अगर ये आश्वस्त होते अगर मेरा ओरा इतना है और अहिरवाल में मेरा इतना नेतृत्व है, तो ये कभी भी की घोषणा कर देते, अगर मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी उस विधानसभा से लड़ेगी, पार्टी टिकट देगी तब भी लड़ेगी, नहीं देगी तब भी लड़ेगी। पर ये अब पार्टी की टिकट की बैसाखियों के सारे राजनीति कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट राजनीति करने के लिए अब खुद बड़ा दम और मादा चाहिए होता है। अब मैंने इंटरव्यू में एक चीज खास देखी, अब ये परिसीमन की बात कह रहे थे बार बार, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये 4.5 साल बाद ही इनको ये सारी चीजें याद क्यों आती है, विकास की, परिसीमन की, भेदभाव की? पूरे 4.5 साल ये सत्ता का सुख भोगते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो अपने भाषणों में कहने लग जाते हैं अगर इलाके की जनता साथ दे तो मैं आगे ये करूं। अरे इलाके की जनता ने आपका बार बार साथ दिया राव साहब, हमने भी आपको वोट दी, हमने आपको जिताया है, साथ देने में जनता ने कमी नहीं छोड़ी। आपने उस साथ के बदले में जनता के लिए क्या किया, हमेशा कमी वो रही है। तो उस चीज पे आप अगर मंथन करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में स्थिति क्या चल रही है। क्या चल रही है। चौहान साहब,
बात तो काफी लंबी हो गई, लेकिन एक सवाल ये, राव इंद्रजीत का इतना बड़ा इंटरव्यू, तमाम चीजों पर वो बोले, चाहे एम्स को लेकर के है, चाहे कहें SYL के मुद्दे पे, तमाम राजनीति के ऊपर। अब क्या लगता है, राव इंद्रजीत को कहीं डर लग रहा है कि अगर 2024 में, क्यों भी विनय जी से मैंने सवाल किया, अगर पार्टी इनको लड़ा देती है, मान लो लोकसभा का चुनाव ना लड़ा करके विधानसभा का लड़ाई, तो क्या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखो मोहनलाल जी, बात बड़ी साफ है। हम इतिहास में जाके देखें कि कहीं ना कहीं साफ मन से जब आप कोई चीज, आप अगर कहीं कोई चीज छुपा के या कोई दूसरे गेम खेलने की वो करते हो, तो जो पार्टी सत्ता में रहती है ना, मतलब उनके पास, और आजकल तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा, वो अगले 5 साल में ये सारी चीजें शायद हमें इस तरह के विश्लेषण इंटरव्यू ना करने पड़े और वो सब चीजें एक क्लिक पर आ जाएंगी। जो बेटी को, बेटे को एस्टेब्लिश करने की बातें, तो मैं थोड़ा सा अपने अहीरवाल के इतिहास पर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि हमने राव बीरेंद्र सिंह के जीते जी, और जब राव बीरेंद्र सिंह की तूती बोलती थी, मतलब उन्होंने अपने बेटे राव अजीत सिंह को अपनी राजनीति के तहत चलाना चाहा और उसको इंडिपेंडेंटली नहीं काम करने दिया। मसला क्या हुआ कि राव अजीत सिंह 3-4 इलेक्शन राव साहब के रहते हुए और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गया, जो अटेली कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता पार्टी में MP हार गए थे राव साहब, लेकिन हाथ की हाथ 1977 में MLA में राव साहब को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जिताया। वहां से राव अजीत सिंह को वो कामयाब नहीं करवा पाए। 1987 में देवीलाल बीजेपी का गठबंधन 85 सीटें 90 में से राव अजीत सिंह उस गठबंधन में बाई इलेक्शन में वो नहीं जिता पाए। 1996 में कर्नल राम सिंह ने, मतलब कि MLA MP मेरे घर से ही हो और मेरा दाव लगे तो मैं चीफ मिनिस्ट्री, आंख उनकी भी चीफ मिनिस्ट्री पे कि भाई दूसरा आदमी पता नहीं इस्तीफा दे या ना दे, अपनी घरवाली से तो मैं इस्तीफा लेके विधानसभा का लड़के और वो रंगो। लोग भांप जाते हैं, पार्टी भांप जाती है कि इनका गेम प्लान क्या है। कर्नल साहब यहां से जीत गए, कर्नल साहब के सहारे और चीजें हो गई, लेकिन उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी वो चुनाव हार गई। जहां तक बात कप्तान अजय की, और वो कप्तान अजय और उसका बेटा दोनों साथ साथ नहीं लड़ रहे थे। कप्तान उस टाइम चुनाव नहीं लड़ रहा था, खाली बेटा चुनाव लड़ रहा था, और कप्तान चुनाव हार चुका था। और कप्तान लगातार 6 बार मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एक सहानुभूति की लहर और एक इस ट्रायंगुलर में, कहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट भी कई बार आदमी का दाव लग जाता है, भाग्य की भी बात होती है। तो कप्तान का बेटा ना तो अपनी काबिलियत से बना, ना कोई अपनी मेहनत से बना, ना कप्तान की सेटिंग और गोटी फिट करने से बना, वो इन हालात में बना। कप्तान के हारने की, MLA में उसकी हार हुई, पार्लियामेंट में उसकी हार हुई, वो कहीं ना कहीं सहानुभूति एक बिल्कुल नैरो मार्जिन पे बाय डिफॉल्ट कप्तान का छोरा बन गया था। बावड़ में शकुंतला बगवाड़िया मतलब बराबर की है, 1977 से ताड़े की है इनके, अपनी बेटी को एस्टेब्लिश नहीं करवा पाई है आज तक। मतलब तो ये कई चीजें हैं समीकरण जो, तो राव इंद्रजीत सिंह को बड़ी
खुली क्लियर अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो पिछले चुनाव में भी कह चुके थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, तो अब उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरी जगह मेरी बेटी राजनीति करेगी, चाहे पार्टी पार्लियामेंट की टिकट दे या पार्टी विधानसभा की दे। मेरा एक बड़ा सवाल है, आपकी बात खत्म हो गई। जो इंटरव्यू में हमने देखा, उन्होंने जिक्र किया इंदिरा गांधी का, कि इंदिरा गांधी उनके रामपुरा हाउस तक आ गई, राव वीरेंद्र सिंह से मिली, पार्टी को मर्ज करना पड़ा, तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद आप लोग कहते हैं कि रामपुरा हाउस आज टिकटों के भरोसे है। यस, हम नहीं कह रहे, दोनों से ये सवाल कर रहा हूं, आपसे भी सवाल हम नहीं कर रहे, क्या इतनी बड़ी स्थिति आ गई हम कह रहे हैं जिसके सारे 2014 में बीजेपी आई, क्या दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगी, या फिर ये तमाम नेता 2024 में उनको जिता लेंगे, यूज एंड थ्रो, सरकार बना लेंगे? यूज एंड थ्रो ये बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी करती थी ये काम। कांग्रेस, आपको ध्यान दिलाऊं मैं, एक दिन पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में, और सुबह ही आदेश आ जाता है कि चलो बिस्तर बोरी बांधो पंजाब के गवर्नर। तो जो हाई कमांड है ना, आज कांग्रेस से भी 2 कदम, बार बार हम अपने उसमें कह चुके हैं, कांग्रेस की पॉलिसियों पर चल रही है बीजेपी, कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है राजनीति गोटियां फिट करने में, यूज एंड थ्रो करने में। ये मादा कितना है उसको बर्दाश्त करने का, वो हम समझते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह में वो मादा बर्दाश्त करने का उतना नहीं है। उनके पास विकल्प है इंसाफ मंच का। अगर इंसाफ मंच जिंदा हो जाए तो आपको नहीं लगता कि नाम से वो आरती को नहीं, पता नहीं कितने 5-7 सीटें वो निकाल सकते हैं? मोहनलाल जी, फिर भाजपा को कितना नुकसान? मोहनलाल जी, निर्दलीय और इंडिपेंडेंट पार्टियां बनाना, राव साहब ने विशाल हरियाणा पार्टी देख के, वो ठीक है, वो एक संयोग बना इंदिरा जी का वो आना, वरना तो हालात ये थे जो हवा और आंधी चली थी। राव वीरेंद्र सिंह को एक सैनी, यहां बेताज बादशाह को मनोहर लाल सैनी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हर बूथ पे गया नहीं, उसने घुटने टिका दिए, उनसे हरा दिया। तो राव साहब भी उकताए बैठे थे, कोई दाव देख रहे थे, इंदिरा जी का आना हुआ और उन्होंने पार्टी वाइंड अप कर ली। विनय जी, अंतिम सवाल आपका यही है मेरा जो अभी आपसे मैंने किया। मोहन जी, राव इंद्रजीत सिंह बिल्कुल आप मान ले जैसे उनका स्वभाव में है, और जैसे वो खुद कहते हैं कि वो राजाशाही राजनीति करते हैं। सत्ता के गलियारों में लोगों के बीच में रहकर राजनीति करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए आपको दिन रात सत्ता में ना रह के, जनता के बीच में रह के संघर्ष करना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब ये इनका तो हाल ये कि इनके खुद के वर्करों का अगर कोई काम हो पड़ जाए तो 3-3 दिन तो वो मिल नहीं पाते, कि एक हफ्ते मुलाकात नहीं हो पाती, तो वो खुद असमंजस में रहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो हम उनसे काम कराएं, अन्य नेताओं के पास जाके काम कराएं। ये एक अलग बात है कि वो सत्ता में है, तब तक उनके वर्कर उनकी जय बोल रहे हैं। जिस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे उस दिन उन्हें हकीकत का ज्ञान हो जाएगा कि उनके पास अपने इंडिविजुअल कितने वर्कर हैं जो अब भी लगातार उनके पास हाजिरी लगाएंगे और उनसे उम्मीद करेंगे। बाकी ये मादा राव इंद्रजीत सिंह में होता, जब इन्होंने इंसाफ मंच बनाया था तो उसी टाइम ये अगर घोषणा करते और उस पार्टी को लेकर अब तक, उसकी विचारधारा को लेकर अब तक चले होते, तो अब लग सकता था और इन चुनावों के अंदर उनके कुछ विधायक जीत के आते और उनकी सत्ता में सक्रिय भागीदारी होती, और वो कहीं बहुमत सभी पार्टियों का पूर्ण रूप से ना आने की वजह से इनका क्या दाव लगता, वो मुख्यमंत्री का लगता या जेजेपी का लगा, मंत्रालय का लगता, वो समय के गर्भ में था। और वो परिस्थितियां बहुत राजनीति में डिपेंड करती है। अब एक सीट लेने वाला मुख्यमंत्री बन जाता है और बाकी धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये अगर कैलिबर साहस इनके अंदर है, इनकी पुत्री में या इनमें है कि वो दिन रात लोगों के बीच में रह सकते हैं, उनको ये लगना चाहिए जनता को अब ये नेता हमारे जैसा हमारे लिए। पर जो डिस्टेंस ये बना के चलते हैं ना जनता से, अपनी दूरी का, हम राजा परिवार से हैं, आप आम आदमी और जनता हो, आपको केवल हम चुनाव के समय यूज करेंगे, उसी टाइम आपकी समय याद आती है। तो ये डिफरेंस लोगों का है, ये इनको कहीं ना कहीं सत्ता के इंडिपेंडेंस से दूर करता है। कम शब्दों में, राव इंद्रजीत सिंह का सीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है कभी? हो सकता है, जो बताया विनय ने कि वो सीएम का सपना पूरा हो सकता है। हो सकता है, जब देख रहे हैं 14 में आए, जब आप सीएम बनने की तरफ करो। अब ये कह तो देते हैं कि मैंने 2 टिकटें दिलवाई, 4 टिकटें, एक भी आदमी, हमने 2 दिन पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि बनवारी लाल
चीफ मिनिस्टर के ज्यादा नजदीक पाएगा। लक्ष्मण यादव चीफ मिनिस्टर, अगर इन दोनों को खड़ा कर दिया जाए, और इवन ओम प्रकाश यादव भी जो ये कहते हैं कि हमारा वो है, वो भी अपनी कुर्सी की तरफ ज्यादा देखेगा। और देखा है, ये हम कयास नहीं लगा रहे। ओम प्रकाश यादव की कितनी वीडियो वायरल हुई, कितनी वो हुई कि अब ये शाम को गया, सुबह गया, लेकिन उसने, राव इंद्रजीत सिंह ने शायद ना कहा हो, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल में है, हाथ पैर जोड़ के, और वो अब भी कायम है। नहीं, विक्रम का हाल देखा होगा आपने, सबका, किसी का नाम लेके। राव इंद्रजीत सिंह जैसे आरती राव के मामले में चूक कर गए, लगता है इंसाफ मंच के मामले में भी चूक कर गए कि इसको खड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था। आज जैसे जेजेपी, मोहनलाल जी, हमने अहीरवाल में राव का दबदबा है, हमने बताया आपको कि अब आगे रास्ता ही बंद है। अब हमने बताया अपने पहले विश्लेषण में कि राव इंद्रजीत सिंह को अपने लिए ना लेके पार्लियामेंट की टिकट आरती राव के लिए मांगनी चाहिए, और जब विधानसभा का चुनाव आए वो देख लें कि माहौल क्या है, वरना पार्टी से टिकट ना मांग के वो किसी भी हलके से अहीरवाल से निर्दलीय जीत सकते हैं। और उस सूरत में, क्योंकि आने वाले में, अब हम अपने हर विश्लेषण में कह चुके हैं, अब तिपाए पे टिकी हुई है हरियाणा गवर्नमेंट, और आगे वाली जो है ना 24 वाली, वो 5 पाए हो 7 पाए हो, कुछ नहीं कह सकते। एक बड़ी खिचड़ी बनेगी, क्लियर कट मेजॉरिटी। या फिर हमको हर बार ऐसा देखना पड़ेगा 4.5 साल राव इंद्रजीत सिंह मलाई खाएंगे और 6 महीने विरोध करेंगे। ऐसा आपको नहीं देखना पड़ेगा। अगर जो हम बात कह रहे हैं, इन बातों को अगर कांग्रेस में 10 साल रह लिए, बस 2004 से लेकर तो हम कह रहे हैं 47 साल की राजनीति बहुत बड़ी होती है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरों की बैसाखियों के सहारे आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते आगे। आपको अपने कदमों में, अपने पैरों में जान डालनी होगी, अपने दम पे आपको चलना होगा, तो दूसरों की बैसाखियों के बीच में आपको जरूरत पड़े तो काम दे सकती है। पर आप लगातार ये चाहें दूसरों की बैसाखियों के सहारे हम चलते रहे, तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। तो ठीक है, ये हमने विश्लेषण किया, पूरा तमाम चीजें दोनों की सुनाई। विनय जी हमारे साथ थे, एडवोकेट नरेश चौहान, लगातार राजनीति विश्लेषण आप देखते रहे हैं। अब देखना यह है राव इंद्रजीत सिंह क्या बड़ा फैसला करते हैं, क्योंकि एचआर न्यूज की खबर का असर होता है, और उसी को लेकर के जो एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया, उसी पे हमने बातचीत की, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था, तमाम चीजें उस पर रखी थी, उसी पे हम लोगों ने विश्लेषण किया। देखना यह है अब राव का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।